नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिल्ली की संसद के अंदर, देश की संसद के अंदर आज भारत देश का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने काल का 7वां बजट जो है वो पेश करने जा रही है। आज 11 बजे जो है संसद के अंदर देश का बजट पेश किया जाएगा। दोस्तों, देश के बजट पर इस देश का पूरा एक साल और आने वाले बहुत से साल जो हैं वो निर्भर करते हैं। पूरा देश बजट की तरफ देख रहा होता है। अगर एक तरफ देखें तो ब्यूरोक्रेट जो हैं वो पूरी नजर गड़ाकर बैठे होते हैं कि हमें क्या लाभ सरकार देगी। अगर वहीं देखें मिडिल क्लास, जो बहुत बड़ा तबका है, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इस देश के अंदर है, वो देख रही होती है कि हमें टैक्स के अंदर क्या रिबेट मिलेगी, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे, क्या एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्या अपर मिडिल क्लास में और बड़ी ओर ले जाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है और देश के बजट से उसको बहुत ज्यादा। क्या देश के बजट के अंदर इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ा दिया जाएगा? क्या इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जो है टैक्स के अंदर छूट मिलेगी? क्या एजुकेशन के ऊपर उनको छूट मिलेगी? इस तरह की रिबेट्स का इंतजार कर रहा होता है। वहीं अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स देख रहा होता है कि देश के क्या क्या संसाधन जो है उनके पास आ जाएंगे, कितना डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए गवर्नमेंट जो है सरकारी उपक्रमों को बेच देगी और कम दामों पर जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को दे देगी, या फिर जो जिस भी सेक्टर में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस भी सेक्टर में कॉरपोरेट्स हैं, उन पर जो है टैक्स का रिबेट किस तरह से उनको दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो टैक्स के नाम पर 100 में से सिर्फ 10% टैक्स दे रहे हैं और 90% जो टैक्स दे रहा है वो आम आदमी दे रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो। ये लोग ही 90% इस देश के अंदर टैक्स देते हैं और बाकी का जो 10% टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के यहां से आता है। मतलब ये है कि सरकार पूरी कोशिश करती है बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को खुश करने की। और देखने की बात यह होगी कि वित्त मंत्री इस बजट के अंदर कॉरपोरेट के लिए क्या क्या बदलाव करती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट अब बेचने की तैयारी 2024-25 के अंदर की जाती है, लेकिन आम आदमी को क्या राहत मिलती है। अगर हम बात करें जनता क्या चाहती है, आप भी जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आपकी बजट के माध्यम से क्या आपकी मांग है, आप क्या चाहते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए, देश का बजट कैसा होना चाहिए। देश की अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, प्राइवेट हो रही है शिक्षा व्यवस्था। और अगर हम आम आदमी की बात करें तो उसकी इनकम का स्लैब जो है लगातार गिरता जा रहा है। 10 साल की बात नहीं, 20 साल की बात नहीं, लेकिन इनकम का स्लैब जिस तरह से एक बार बढ़ा था वो अब घटता जा रहा है। तो दूसरा, हरियाणा के अंदर जो है आप किस तरह से शिक्षा व्यवस्था के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? क्योंकि इस देश का और इस प्रदेश का अधिकतम जो खर्चा है परिवारों का वो या तो शिक्षा के ऊपर हो रहा है। माँ बाप चिंता में ग्रस्त हैं कि किस तरह से कौन से प्राइवेट बढ़िया स्कूल के अंदर जो है वो एडमिशन हो जाए हमारे बच्चों का और वो IAS, IPS, DC कुछ भी बन जाए या कोई बड़ा बिजनेसमैन बने। ऐसा तो खैर सपना नहीं लेते होंगे भारत देश के लोग,
बिजनेसमैन का सपना ना लेकर वो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छे अपने बच्चों को जो है स्कूल के अंदर उनके एडमिशन मिले। तो आप हरियाणा के लिए क्या सौगात जो है वित्त मंत्री से मांगते हैं? क्या वो शिक्षा के नाम पर हरियाणा को कुछ देंगी? दूसरा, देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं का। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है देश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है। आज अगर हम, क्योंकि हरियाणा तो बहुत अच्छा स्टेट है दोस्तों, दिल्ली के पास है, लेकिन वहीं अगर आप मध्य प्रदेश, वहीं आप उड़ीसा, वहीं आप बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अगर साउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर आप शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे और आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप तो स्वर्ग में हैं। ये मैं सच में बता रहा हूं। हरियाणा के लोग रोते तो रहते हैं, अरे भाई हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप, जिन मैंने स्टेट्स का नाम लिया है, अगर आप उनकी हालात देखेंगे, उसमें राजस्थान भी आ जाता है, उसके अंदर महाराष्ट्र भी आ जाता है, बॉम्बे के आसपास का एरिया अगर हम छोड़ दें, तो इन स्टेट्स के अंदर चाहे वो शिक्षा हो, सरकारी शिक्षा की जो हालात है वो इतनी बदतर है, और चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों वो बहुत बदतर है। तो आप किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुधार चाहते हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से देश और प्रदेश के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? कैसी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए? तीसरी बहुत बड़ी बात है युवा शक्ति। युवा शक्ति जो आंखें खोलकर, उसकी आंखें दर्द भी हो गई होंगी, इतनी जोर से खोल रखी हैं उन्होंने, इतनी फोर्स से खोल रखी हैं रोजगार को लेकर। चाहे वो रोजगार सेल्फ रोजगार हो, सेल्फ बिजनेस हो, सेल्फ या फिर किसी इंडस्ट्री को डेवलप करना हो, या फिर सरकारी रोजगार हो, तो इस देश के अंदर लगभग 70 से 80% जो लोग हैं वो युवा हैं। तो इतनी बड़ी मैन फोर्स होने के बावजूद जो है वो देश के अंदर युवा जो है वो बेरोजगार है। हरियाणा तो नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर। तो इस बार बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में भी बनी। तो रोजगार के नाम पर आप क्या मांगते हैं? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री इस देश की जो है उनसे कि आज बजट के अंदर वो रोजगारों को क्या, रोजगार जो युवाओं को क्या जो है बेनिफिट देंगी, क्या उनके लिए गिफ्ट्स देंगी, क्या ऐसी कोई पॉलिसी ला सकती हैं जिसके अंदर बेरोजगारी भत्ता जो है वो ऐसा हो जाए जिससे उन बच्चों का, उन बेरोजगारों का जो है अपना खर्चा चल पाए, और वो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद जो है वो बच्चा परिवार पर बोझ बनने लग जाता है। माँ बाप ये सपने जटोने लगते हैं कि मेरा बच्चा जो है अब कमाने लगे, वो नौकरी लग जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए रोजगार के माध्यम से इस बजट के अंदर क्या मिलेगा वो देखने की बात है। दूसरा है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगी, क्या कदम उठाएंगी निर्मला सीतारमण महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए, समाज को सुधार करने के लिए, सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक शक्ति बनाने के लिए महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगी, ये देखने की बात होगी। और आप क्या कदम चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण जो है उठाएं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक और बड़ा जो क्षेत्र है जिसने कोरोना के समय में जो है जीडीपी को नहीं गिरने दिया भारत देश की, वो है कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर पर एमएसपी जो है वो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं बार बार आपको ये कहता हूं क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, चाहे वो हमारे हरियाणा टुडे के, चाहे वो फॉलोअर्स हों, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ये समझते होंगे कि यार एमएसपी पर क्यों दें हम किसानों को एमएसपी। लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। जिस तरह से पिछले 10-15 सालों के अंदर किसानों का जो खर्चा है वो दुगना से तिगना हो गया है दोस्तों। उनको खाद समय पर नहीं मिलती है, खाद मिलती है तो महंगी मिलती है, बीज महंगा मिलता है, लेकिन इसके अंदर किसानों की भी गलती है। किसान अगर चाहें
तो बीज जो है खुद उत्पन्न कर सकते हैं। अरे जब फसल उत्पन्न करते हो तो बीज को भी प्रोक्योर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बीज हो। दूसरा, खाद पर निर्भर ना करके वो ऑर्गेनिक खाद पर निर्भर कर सकते हैं, गोबर की खाद बना सकते हैं, केचुए की खाद बना सकते हैं। अपने ही खेत के अंदर जो है वो छोटा सा एक प्लांट लगा सकते हैं केचुए का या गोबर खाद का। दोस्तों, तो खाद जो है गांव वो अपने वहीं पर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इलिटरेट है हमारे देश के ज्यादातर किसान, उन तक अभी शिक्षा व्यवस्था पहुंची नहीं है, उन तक जागरूकता नहीं पहुंची है, तो शायद संभव नहीं है, और बुजुर्गों से वो नॉलेज लेना नहीं चाहते या बुजुर्गों की नॉलेज लुप्त हो चुकी है। तो सरकार जो है इतने बड़े सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए क्या करती है, ये देखने की बात होगी। क्या सभी फसलों पर देश के अंदर एमएसपी देगी भारत सरकार, ये देखने की बात होगी। और एक बड़ा सेक्टर है टेक्नोलॉजी का सेक्टर, जिसके अंदर देश के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। उसके लिए निर्मला सीतारमण क्या करेंगी, ये देखने की बात होगी। क्या एआई जिस तरह से हमारे जीवन के अंदर बढ़ता जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड जो है वो कंपटीशन क्रिएट करती जा रही है, और इस देश का युवा तो बेचारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दूर है। तो क्या निर्मला सीतारमण टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो क्या कदम बढ़ाती है। मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया जो है, जो प्रोग्राम भी था मोदी जी का, जिस पर जोर शोर से स्टार्टिंग के अंदर 2014 के अंदर 15 के अंदर बड़े जोर शोर से बातें कही गई, लेकिन फिर वो उसके बाद कौन से बिल में गया आज तक पता नहीं लगा। तो क्या मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब यह भारत देश किसी समय में सोने की चिड़िया रहा होगा, तो उस वक्त इस देश के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो जरूरतमंद चीजें थी, जो पूरे वर्ल्ड की जरूरत की चीजें थी, वो इस देश के अंदर ही बनती थी। और उसके बदले में जो है जो मैन्युफैक्चरर था सोना लिया करता था। दोस्तों, गोल्ड जो है वो सबसे पुराना जो है एक धातु है, जो लेन देन के कारोबार के अंदर जो है गोल्ड लिया करते थे और यहां से सामान देते थे और गोल्ड लेते थे। तो इसी तरह से देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को अगर नंबर 1 बनाना है पूरे विश्व के अंदर, तो सबसे ज्यादा इस देश के लोगों को प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। देश के अंदर सबसे अधिक जो है मेक इन इंडिया जो है, इस देश के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को मेक इन इंडिया के माध्यम से जो है बिजनेसेस के अंदर ट्रेंड करना पड़ेगा। तो निर्मला सीतारमण इस 2024-2025 के जो बजट के अंदर जो है वो क्या सुविधाएं देती है, ये देखेंगे। और एक और मुझे बात ध्यान आ रही है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या निर्मला सीतारमण लेके आती हैं, डिफेंस सेक्टर को और कैसे मजबूत करती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी ये सोच है, इस देश के अंदर अगर 2 चीजें बिल्कुल हाईटेक और मुफ्त हो जाएं। हाईटेक मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड लेस जो है एम्प्लॉइज हों, हाईटेक हो जाएगी हमारी टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप एमआरआई की मशीन ले आओगे लेकिन उसको चलाने वाला ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस मशीन का। तो देश के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी हाईटेक हो 2 फील्ड के अंदर, वो फील्ड है एजुकेशन और वो फील्ड है स्वास्थ्य। ये दोनों के दोनों देश के अंदर फ्री होने चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि सबसे बड़ी जो टेंशन खा रही है आज के टाइम में परिवार को, ये खाती है एजुकेशन कैसे होगी। दूसरा, अगर बीमार पड़ गया कोई घर के अंदर, तो लाखों रुपया भी दोस्तों पता नहीं लगेगा। ये 5 लाख रुपए का जो है ये पप्पू जो झुंझुना जो है देश के अंदर दिया हुआ है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, ये झुंझुने की ना आवश्यकता पड़ेगी अगर हेल्थ जो है और एजुकेशन है वो हाईटेक कर दी जाए और फ्री कर दी जाए। और तीसरा, स्किल के ऊपर, स्किल को उभारने के ऊपर अगर ध्यान दे सरकारें, तो ये देश सोने की चिड़िया अगले 5 या 10 सालों के अंदर ही बन जाएगा, मेरा ये मानना है। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
और अभी देखने की बात तो यह है कि बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी जो इस देश की वित्त मंत्री हैं, वो संसद के अंदर क्या क्या जो है किस किस सेक्टर के लिए क्या क्या लेकर आती हैं, किन किन लोगों को इसका फायदा पहुंचता है और कितना फायदा पहुंचता है, ये अभी 11 बजे के बाद हमें पता लगने लगेगा और हम जो है आपके बीच फिर से आएंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।